जय हिंद दोस्तों। आज की जो हमारी ये क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत हम लोग इकोनॉमिक्स का बहुत शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक्स की इस पूरी सीरीज को हम लोग 3 से 4 क्लास में कंप्लीट करेंगे। 10 से 15 मिनट का एक क्लास होगा जहां पर इकोनॉमिक्स के जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि देखिए, अगर आपका जो एग्जाम लिया जाए यूपीआरओ या फिर यूपीपीसीएस, दोनों के क्वेश्चंस का पैटर्न बहुत बेसिक होता है। ठीक है, तो उन प्रश्नों के आधार पर हम लोग इस 10 मिनट की सीरीज में इकोनॉमिक्स का एक कंप्लीट रिवीजन यहाँ पर करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट ये समझिए कि जो इकोनॉमिक्स है, हम लोग जो भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसके जनक की बात करते हैं, उसके फादर की बात करते हैं। ठीक है, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने अपनी एक बुक लिखी थी। उस बुक को जनरली हम लोग जिस नाम से जानते हैं वो नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। अगर मैं इस बुक के कंप्लीट नाम की बात करूं तो उसका नाम है एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। मतलब किसी राष्ट्र की संपत्ति के संदर्भ में जो उसका कारण है, जो उसकी प्रकृति है, उसका एक अध्ययन किया गया था। यह काम किया था एडम स्मिथ ने। ठीक है, एडम स्मिथ ने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था धन के विज्ञान के तौर पर। किस चीज की साइंस? तो मनी के साइंस के तौर पर उन्होंने इसको डिफाइन किया था। ध्यान समझिएगा, पहला प्रश्न बनेगा आपसे एग्जाम में, क्या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी थी? तो उनकी बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसी बुक को हम लोग फुल फॉर्म क्या कहते हैं? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? अब देखो भाई, आगे समझते हो कुछ बात। इकोनॉमिक्स के संदर्भ में बहुत सारे डिफिनेशंस बहुत सारे लोगों के द्वारा दिया गया। ठीक है, उसमें जो बेसिक डिफिनेशंस है, अगर हम उस डिफिनेशन को कुछ कैटेगरी में डिवाइड करें, जैसे कि ध्यान समझिएगा, जो वेल्थ बेस्ड डिफिनेशन थी, जो धन संबंधी परिभाषा दी गई थी, वो दी गई थी एडम स्मिथ के द्वारा। ठीक है, एडम स्मिथ और मिल महोदय के द्वारा अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमिक्स की, ठीक है, धन संबंधी परिभाषा को दिया गया था। ठीक है, वेल्थ बेस्ड डिफिनेशन दी गई थी। इसके अलावा एक डिफिनेशन आई थी जो कि सीमित साधन या फिर दुर्लभता के संदर्भ में थी, स्कार्सिटी के संदर्भ में थी। तो ये जो डिफिनेशन दी गई, ये दिया गया डिफिनेशन रॉबिन्स महोदय के द्वारा। ठीक है, रॉबिन्स महोदय के द्वारा। ध्यान समझना, ये प्रश्न एग्जाम में पूछता है। ठीक है, और क्या प्रश्न पूछेगा कि भाई आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा। ठीक है, वांटलेसनेस बेस्ड डिफिनेशन जो थी वो मेहता साहब के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखना। इसके अलावा जो वेलफेयर बेस्ड डिफिनेशन इकोनॉमिक्स की, जो कल्याण संबंधी परिभाषा है, वो मार्शल, कैनन और पीगू, इन महोदय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ध्यान दोगे तो जो आधुनिक डेवलपमेंट फोकस्ड डिफिनेशन है, ठीक है, जो मॉडर्न डिफिनेशन इकोनॉमिक्स की, वो सैमुअल्सन, बेनहम और फर्गुसन महोदय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान समझो, सबसे पहला हमने पॉइंट क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं वो है एडम स्मिथ। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने इकोनॉमिक्स को धन का विज्ञान कहा था। ठीक है, तो धन संबंधी जो परिभाषा होगी इकोनॉमिक्स की, जो वेल्थ बेस्ड डिफिनेशन होगी, वो महोदय कौन दे रहे हैं? वो दे रहे हैं एडम स्मिथ महोदय। ठीक है, अच्छा, एडम स्मिथ के साथ साथ यहाँ पर आपके मिल महोदय भी हैं, तो इनको भी ध्यान रखना। और देखो, जो स्कार्सिटी या दुर्लभता संबंधी परिभाषा है, वो रॉबिन्स महोदय के द्वारा दिया गया। ठीक है, आवश्यकता विहीनता, ठीक है, वांटलेसनेस बेस्ड डिफिनेशन, एग्जाम में सीधे यही प्रश्न पूछेगा कि इकोनॉमिक्स की आवश्यकता विहीनता संबंधी डिफिनेशन किसके द्वारा दिया गया। ठीक है, तो तारक मेहता के उल्टा चश्मा से मेहता आप लोग यहां पर ले लो, तो मेहता जी के द्वारा यह डिफिनेशन यहां पर दी गई है। ठीक है, वेलफेयर बेस्ड जो डिफिनेशन है वो मार्शल, ठीक है, मार्शल महोदय के द्वारा, पीगू महोदय के द्वारा, और यहां पर आपकी कैनन महोदय के द्वारा दिया गया है। तो इतनी बातें ध्यान रखो। ठीक है, आधुनिक जो परिभाषा इकोनॉमिक्स की, वो आपकी दी गई सैमुअल्सन, बेनहम और फर्गुसन महोदय के द्वारा। ठीक है, तो इतने पॉइंट यहां पर आप लोगों को भी ध्यान रखना है। अच्छा भाई, इकोनॉमिक्स के संदर्भ में कुछ ऐसी बुक्स हैं जिनके ऊपर एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछता है। क्या देगा? बुक्स और उनके राइटर का नाम आप लोगों को पढ़ना रहता है। ठीक है, तो मैंने सभी इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसका एक टेबल बनाया, ध्यान रखना। देखो, सबसे पहली बुक है दास कैपिटल। याद करो किसकी बुक है ये बुक है कार्ल मार्क्स महोदय की। ठीक है, कार्ल मार्क्स महोदय की। अच्छा, आपने एडम स्मिथ की एक बुक देखी, क्या नाम था उसका? द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, क्लियर है भाई? ये पता है, दो बात आप लोगों को पता होगी, ये दोनों मतलब पहले से याद होगा, मैं श्योर हूं। अच्छा भाई, और देखो, जो सैमुअल्सन साहब हैं, आपने पढ़ा था क्या? सैमुअल्सन साहब ने मॉडर्न डिफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स के, ठीक है, जो कि डेवलपमेंट बेस्ड डिफिनेशन थी, विकास केंद्रित परिभाषा थी। तो ध्यान समझिएगा, जो सैमुअल्सन साहब हैं वो क्या कर रहे हैं? वो फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम क्या है? इकोनॉमिक्स की एनालिसिस कर रहे हैं, मॉडर्न डिफिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, व्याख्या की बात कर रहे हैं प्रॉपर तौर पर। ठीक है, तो ये आप लोग समझ लो क्या सैमुअल्सन महोदय की पुस्तक है। अच्छा भाई, और देखो, जेएम किन्स महोदय, ठीक है, जॉन मेनॉल्ड किन्स इनका पूरा नाम था, इनके द्वारा दो पुस्तक का नाम आप लोगों को याद करना है। ठीक है, पहली पुस्तक कौन सी है? हाउ टू पे फॉर द वार। ठीक है,
युद्ध के लिए कैसे पे करे, कैसे भुगतान करे, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। दूसरी जो इनकी इंपॉर्टेंट बुक है वो क्या है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ध्यान समझिएगा, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी और हाउ टू पे फॉर द वार, ये दोनों पुस्तक जेएम किन्स महोदय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है भाई। और देखो आप लोग, रॉबिन्स महोदय के द्वारा आपने यहाँ पर थ्योरी पढ़ा था कि जो रॉबिन साहब थे उन्होंने स्कार्सिटी बेस्ड डेफिनेशन दिया था, उन्होंने दुर्लभता आधारित इकोनॉमिक्स की परिभाषा दी थी। तो उनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक का नाम क्या है, एन एस, ध्यान समझिएगा, क्या एक निबंध की बात की जा रही है, किस चीज पर, ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है भाई, दुर्लभता की बात कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंस की बात यहां पर ये करेंगे, कितना उसका महत्व, क्या उसकी भूमिका है। ठीक है, तो रॉबिन साहब जो है वो इकोनॉमिक साइंस के सिग्निफिकेंस और उसके नेचर की बात यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक बस उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। ठीक है, तो देखो भाई, हमने क्या पढ़ा, हमने कुछ इकोनॉमिक्स की बुक देखी, हमने इकोनॉमिक्स के डिफिनेशन किन किन आधार पर दिया गया था, कौन कौन महोदय यहाँ पर थे वो थे, और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये 3 पॉइंट अभी तक हमने कवर किया। ठीक है भाई, इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग और कवर करते हैं, वो कवर करते हैं क्या, कि इकोनॉमी जो होती है, जो अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है, उनको 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ये। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी है, जैसे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिक्स्ड अर्थव्यवस्था पर है। ठीक है, ध्यान समझिएगा, इन तीनों इकोनॉमी के प्रकारों के प्रतिपादक रहे हैं, तो उनके नाम आप लोगों को यहां पर याद करने हैं। जैसे कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उसके जो प्रतिपादक थे वो थे कौन, एडम स्मिथ साहब। एडम स्मिथ साहब कौन है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशंस, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्हीं को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्लस सोशलिस्ट, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इसके जो प्रतिपादक थे उनका नाम क्या है, कार्ल मार्क्स है। ठीक है, कार्ल मार्क्स है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट यहां पर आप लोग ध्यान में रखना है क्या, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के जो जनक है, जो कॉन्सेप्ट के जनक थे, उनका नाम था जेएम किन्स, जॉन मेनॉल्ड किन्स। ध्यान रखिएगा, जेएम किन्स के संदर्भ में आपने 2 पुस्तक यहां पर और देखी है। एक पुस्तक क्या नाम था, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, प्लस एक दूसरी पुस्तक का नाम है हाउ टू पे फॉर द वार। ठीक है, तो जेएम किन्स की 2 पुस्तकें, जेएम किन्स ने मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी की बात यहां पर कही हुई है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहां पर ध्यान दोगे तो जेएम किन्स के संदर्भ में आप एक पॉइंट यहां पर और देखते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये इतने पॉइंट्स यहां पर आप लोग देख रहे हो जेएम किन्स की महोदय के बारे में। क्लियर हो गया, ये अब लास्ट टॉपिक आप समझना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा, सिंपल फॉर्मेट में समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान समझो। एक होता है लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, मांग का नियम कहा जाता है। देखो, सामान्य तौर पर नॉर्मल गुड्स के लिए, सामान्य वस्तुओं के लिए लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम करता है, बहुत सिंपल है भाई, कि अगर किसी वस्तु का दाम अगर कम हो रहा है तो उसका डिमांड बढ़ेगा, बहुत सिंपल फॉर्मेट है। ठीक है, ये सामान्य तौर पर होना चाहिए। अच्छा भाई, अगर उस वस्तु का दाम बढ़ रहा है तो उसका डिमांड क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ध्यान से समझो, जो नॉर्मल गुड्स होते हैं, जो सामान्य वस्तुएं होती हैं, उनके लिए जो मांग का नियम होता है, जो लॉ ऑफ डिमांड होती है, वो किस प्रकार से वर्क करती है, कि भाई उस वस्तु के प्राइस और वस्तु की डिमांड में इनवर्स रिलेशन रहेगा, एक बढ़ेगी तो दूसरे घटेगी, दूसरी घटेगी तो एक बढ़ेगी। ये सिंपल फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। देखो, वही बात लिखी गई क्या, कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा, उसकी जो डिमांड है, उसके मध्य में विपरीत संबंध होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, एक बढ़ रही है तो दूसरी यहां पर घट रही है। बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, कोई समस्या, बिल्कुल समस्या नहीं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मानो आप आम खाते हो। ठीक है, आम का कीमत कितना है, 200 रुपए किलो है। मान लो आप आम का कीमत कितना है, 200 रुपए किलो है। अब इसने पर आप कितना घर में आम खरीदोगे, हो सकता है कि आप एक सीजन में 1 केजी आम यहां पर खरीद करके लेके आओ मैक्सिमम। ठीक है, अगर इस आम का दाम हम क्या करें, कम कर दें। ठीक है, कम करके हम कर दें कितना, 100 किलोग्राम, 100 रुपए प्रति केजी, तो आप क्या करोगे, हो सकता है आपकी 10 किलो आम खरीद दो भाई एक सीजन में। ठीक है, हम इसका दाम कम करके अगर 25 रुपए कर दें तो हो सकता हो कि आप भाई 3-4 दिन में 10 किलो आम खा जाओ। ठीक है, ये भी हो सकता है। देखो, जैसे जैसे दाम घट रहा है, इसकी डिमांड बढ़ रही है। उल्टा क्या होगा, अगर इसका दाम हमने बढ़ा दिया, 200 रुपए प्रति किलो से करके हमने इसको 500 रुपए प्रति किलो कर दिया, तो इसकी डिमांड बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आप खरीदोगे ही नहीं, आपकी बस की बात नहीं रहेगी। तो मांग का नियम बहुत सिंपल सा है, कि प्राइस में और डिमांड में विपरीत संबंध यहां पर रहेगा। लेकिन भाई, हर समय लेकिन तो शब्द आता है ना, एक अपवाद तो जरूर होता है, यहां पर भी कुछ अपवाद है। जैसे कि एक वस्तु होती है, उसको हम लोग कहते हैं गिफिन गुड्स। देखो, गिफिन गुड्स क्या होते हैं, गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं, वे वस्तुएं जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती हैं।
जो मांग के बेसिक नियम को फॉलो नहीं करती हैं उनको हम लोग कहते हैं गिफिन वस्तुएं। ठीक है, मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, देखो समझो, ये वो वस्तुएं हैं जब उनका दाम अगर बढ़ेगा, ठीक है, उनका दाम अगर बढ़ेगा तो उनकी मांग भी बढ़ जाती है, उनको हम लोग कहते हैं गिफिन गुड्स। क्या कहते हैं? गिफिन गुड्स। आप सोचो कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा था, समझो, एक अत्यंत गरीब व्यक्ति है, ठीक है, उस पर आप विचार करिए, उसका जो पूरा खाने का सिस्टम है, ठीक है, उसका जो आहार प्रणाली है, उसमें मुख्य तौर पर दो चीजें शामिल है, एक है आपका राइस और दूसरा आपका मीट। ठीक है, मानो वो चावल और मांस, इन दो चीजों का सेवन करता है। एक बहुत बेसिक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, समझना, अगर अगर चावल की कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है, अगर चावल की कीमत बढ़ जाएगी तो समस्या ये होगा कि अब वो मांस खरीदने में असमर्थ हो चुका है। ठीक है, क्योंकि वो मांस नहीं खरीद पाएगा क्योंकि उसको चावल के लिए अतिरिक्त पैसों का भुगतान करना पड़ रहा है। अब समस्या क्या आएगी कि चूंकि वो मांस नहीं खरीद पा रहा है तो उसके खाने में से एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट गायब हो चुका है, तो वो उस कंपोनेंट की पूर्ति के लिए क्या करेगा? इस चावल को ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा, इस चावल का उपभोग ज्यादा करना स्टार्ट कर देगा। यही होता है गिफिन वस्तुओं का बहुत बेसिक एग्जांपल। उसका दाम भले बढ़ गया लेकिन समस्याएं ऐसी हैं कि फिर भी उसका कंजम्पशन यहां पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, कब? आयरलैंड में एक अकाल पड़ा था 19वीं सेंचुरी में। वहां पर क्या हुआ कि आलू का दाम बहुत तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन अब गरीब लोग दूसरे विकल्प पर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। अब वो ये नहीं कि आलू छोड़ करके वो फ्रेंच फ्राई खाने लगे, फ्रेंच फ्राई तो खा नहीं पाएंगे, तो समस्या क्या है कि वो आलू को ही और अतिरिक्त मात्रा में सेवन करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है, स्टॉक बनाने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि इसका दाम बढ़ जाता है। इसको हम लोग कहते हैं गिफिन वस्तुएं। ध्यान समझो, गिफिन वस्तुएं जो होती हैं वो निम्न कोटि की वस्तुएं होती है, वो इंफीरियर गुड्स होते हैं, वो अच्छी क्वालिटी गुड्स नहीं होते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं निम्न कोटि की वस्तुएं, और इनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। बेसिक पॉइंट समझ गए? एक पॉइंट यहां पर और समझो आप लोग। इसी प्रकार देखो, अब वर्तमान में क्या है ना कि वर्तमान में गिफिन गुड्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसका कारण ये कि अब हर चीज के विकल्प मौजूद हैं। भाई आलू नहीं होगा हम कुछ और खाएंगे, ठीक है, वो नहीं होगा तो हम कुछ और खाएंगे। अब विकल्प अवेलेबल है, प्लस इसके साथ साथ क्या हो रहा है, गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडियां दे रही है, तो समस्या नहीं आ रही है। दूसरा, लोगों का जो उपभोग का पैटर्न है, जो लोगों का जो कंजम्पशन का पैटर्न है, वो बहुत डाइवर्सिफाई हो चुका है। वो केवल आलू पर डिपेंडेंट नहीं है, अब वो आलू भी खा रहा है, रोटी भी खा रहा है, ब्रेड भी खा रहा है, वो अदर चीजों भी खा रहा है, तो उसका उपभोग पैटर्न बहुत अलग अलग हो चुका है। ये इसकी बात यहां पर होती है। अब समझो, मैंने एक टर्म बोला कि गिफिन गिफिन वस्तुएं जो होती हैं वो इंफीरियर गुड्स होते हैं। सेम काम यहाँ पर इंफीरियर गुड्स पर भी होता है। इंफीरियर गुड्स क्या होती है? जो बहुत निम्न कोटि की वस्तुएं होती है, जैसे कि मोटा चावल, ठीक है, लोकल साबुन, ठीक है, बहुत लोकल बिना किसी ब्रांड का साबुन हो गया, ठीक है, लाइफबॉय साबुन की अगर हम बात करें तो, सस्ते कपड़े, ठीक है, सस्ते कपड़े के स्थान। अब देखो, इंफीरियर गुड्स का मतलब क्या? जो निम्न कोटि की वस्तुएं हैं, इनके ऊपर भी मांग का नियम लागू इसलिए नहीं होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है इनकी मांग बढ़ जाती है। यहां पर समझो, इंफीरियर गुड के संदर्भ में जो रिलेशन है वो आपकी इनकम, ठीक है, आपकी इनकम और उस वस्तु की डिमांड के संदर्भ में। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो इनका जो डिमांड है वो घट जाएगा, इनका डिमांड क्या होगा? घट जाएगा। भाई होना क्या चाहिए था कि इनकम बढ़ी तो डिमांड बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहां पर ये चीज नहीं लागू होती। क्यों? समझो, क्योंकि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी आप मोटा चावल की जगह पर आप बासमती चावल खाने लगोगे, आप लोकल साबुन की जगह पर आप ब्रांडेड साबुन यूज करने लगोगे, ठीक है, आप सस्ते कपड़ों की जगह पर आप महंगे कपड़े यूज करने लगोगे, तो आपकी इनकम भले बढ़ी है, ठीक है, लेकिन उस वस्तु का डिमांड नहीं बढ़ा, क्योंकि उस वस्तु की जगह पर आपने दूसरे वस्तुओं का चयन कर लिया है जो कि अच्छी क्वालिटी की है। ठीक है, तो इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं आप समझ गए, गिफिन गुड्स क्या होते हैं आप समझ गए। एक और वस्तु यहां पर आप समझो, उसको हम लोग कहते हैं वेवलेन वस्तु, ठीक है, वेवलेन गुड्स कहा जाता है। इनके ऊपर भी मांग का नियम लागू नहीं होता, ये भी उसका भी उल्लंघन करते हैं। इसका कारण ये है, समझो, ये जो वस्तु होते हैं ना, ये लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये विलासिता की वस्तुएं होती हैं। मैं आपको बहुत एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे बैग देखे होंगे, ठीक है, महिलाओं के पर्स देखे होंगे, उन पर्सों की कीमत होती है 25 लाख रुपए, ठीक है। पर्स क्या है? कुछ नहीं है। क्यों कीमत है? क्योंकि भाई डिमांड है, तो उस वस्तु की जितना प्राइस बढ़ता है उतनी उसकी डिमांड भी बढ़ती है, उसकी डिमांड भी बढ़ती है। लेकिन ये गिफिन गुड्स नहीं है। गिफिन गुड्स में भी सेम कॉन्सेप्ट हो रहा था, बट गिफिन गुड्स और वेवलेन गुड्स अलग अलग है। गिफिन गुड्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि वो निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं, जबकि वेवलेन वस्तु होती है जो लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि आईफोन। अब समझो ना, आईफोन अगर 1 लाख का है तो भाई डिमांड भी उतनी ज्यादा है। आईफोन अगर 1.5 लाख का हो जाए तो डिमांड और बढ़ जाएगी, लोग अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए उसको खरीदना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, तो
वेवलेन वस्तुएं विलासिता की वस्तुएं होती है, जैसे कि आपका आईफोन हो गया, लग्जरी बैग हो गया, तो वेवलेन वस्तुओं पर और गिफिन वस्तुओं पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। इंफीरियर गुड्स वो होती है जब आपकी इनकम बढ़ती है तो उनकी डिमांड कम हो जाती है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना। कल की क्लास में हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कल की क्लास में हम लोग कुछ और ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जो कि इकोनॉमिक्स के होंगे। 10 से 15 मिनट की ये क्लास होने वाली है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया है, क्या हमारी स्पीड बहुत तेज है या फिर इससे रिवीजन करने में आपको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।